उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात गिर चुकी है, शह और मात का खेल जारी है और इधर नए नए गठबंधन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है चाचा शिवपाल, जिनके साथ मैं हूं उनके घर पे। चाचा शिवपाल जी, आप इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ आपकी जो मुलाकात हुई, बर्फ पिघल गई, नए समीकरण बन गए हैं, नए सिरे से आप चुनाव में जा रहे हैं। तो सब जानना चाहते हैं कि मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई? देखिए, अब हम लोग दोनों लोग एक होकर के मिल लिए हैं, बातचीत हो गई है, घर में बैठ के बात हो गई है। अब सभी बातें ठीक ठाक हो गई हैं। अब तो मिलके ही चुनाव लड़ना है 2022 का। तो अब कहीं पर भी कोई ऐसा मामला तो था नहीं, कोई झगड़े वाला कोई मामला था नहीं, लेकिन वो परिस्थितियां बन गई थी उस तरीके की, जिनकी वजह से लगभग 5 साल से ज़्यादा हम लोग अलग रहे हैं। लेकिन सबकी मांग एक ही थी कि एक हो जाओ। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में है, उससे परेशानियां बढ़ी हैं, दिक्कतें हुई हैं। तो जनता भी जब चाहने लगी है कि एक हो जाओ, तो मैंने शुरुआत कर दी थी, बहुत पहले शुरुआत कर दी थी कि भाई अब तो एक हो जाओ। जब जनता की मांग है तो फिर एक हो जाओ। नहीं, आपके बीच में कई बार आपने ऑफर भी दिया कि जो चाहे गेंद उनके पाले में, जो फैसला लेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जो इधर जो बातचीत बनी, इसका सूत्रधार कहाँ, कौन था, कैसे शुरू हुई ये बात? देखिए, वो तो सीधा सीधा किसी की अच्छा इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, अखिलेश जहाँ तक है हम लोगों के साथ ही रह करके शुरुआत से, जब से 4 साल के हुए थे तब से लगातार हमारे साथ रहे, तो ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी। बताते हैं कि आदित्य गए थे, बातचीत किए और फिर उसके बाद ये बात आगे बढ़ गई और आप इस फाइनल मुकाम तक पहुंच पाए। हाँ, ये सही है कि जब भी कहीं फंक्शन हुए, शादी वगैरह हुए, तब मिले तो बातचीत तो हुई हैं। तो उनका भी कहना था कि हम आएंगे, घर पे आएंगे। तो फिर आदित्य से भी बातचीत हुई। तो आदित्य ने जब मुझको पूछा तो भाई जाओ, चले जाओ, बात कर लो, जा कर के बात करना चाहते हैं। तो फिर आदित्य गए और आज से बातचीत हुई। आदित्य से उन्होंने कहा कि हम घर बहुत जल्दी आएंगे, और उस दिन उन्होंने आधा घंटा पहले फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। आधा घंटा पहले फ़ोन किया है, आदित्य को ही फ़ोन किया कि बता दो हम आ रहे हैं, आ गए। बातचीत हुई, बातचीत में सब उसी समय सब तय हो गया कि भाई सब अब साथ रहना है। कोई शर्त नहीं मेरी, केवल मैंने कहा कि हम सुझाव देंगे, हमारे साथ जो भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं बस वो चुनाव लड़ेंगे, उन्हें चुनाव लड़ा देना, और हमारी कोई शर्त नहीं है। अच्छा, जब वो आपके पास आए, इतने साल बाद आए, आप चाचा थे, तो एक चाचा का गुस्सा नहीं दिखाई दिया कि इतने साल तुम क्यों नहीं आए, क्या हुआ, क्यों मतभेद करते हो, जब बच्चे की तरह तुमको पाला? एक जो देखिए, आप एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के अलावा उनके व्यक्तिगत चाचा भी हैं, तो कोई दोनों में कोई क्लैशिंग नहीं हुई? आप कोई नाराज नहीं हुई उन पे? नहीं, देखिए, जब हम लोगों को बातचीत करनी थी, मिलना था, तो मैंने तो ये की बात का सब बातें यहीं भूल जाना चाहिए। हम तो सभी बातें भूल गए। जो भी, जब क्या फ़ायदा, क्या उन बातों से, उन बातों से फ़ायदा क्या है? यही सब बातें, बीती बातें सब छोड़ो, विसार दे बस, और आगे बढ़ो। एक और कंट्रोवर्सी हुई कि मैनपुरी आपका गढ़ है, वहां पर यात्रा निकली, एक मैनपुरी से एटा तक गए और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव जी आएंगे। पहली बार आपके समर्थकों ने अखिलेश यादव के पोस्टर, बैनर भी वहां लगाए, होर्डिंग्स भी लगाई। तो क्या ये तय था या इतनी व्यस्तता थी कि आप उतने बड़े कार्यक्रम में नहीं जा पाए? नहीं, ऐसा था कि हमारे कार्यक्रम पहले से अलग लगे हुए थे, हमारी बात भी नहीं हो पाई थी। तो हमारे कार्यक्रम अलग लगे थे, उनके कार्यक्रम उधर बन गए। तो जब उनके कार्यक्रम अलग थे, हमारे कार्यक्रम अलग थे, तो कार्यक्रमों को हमने सोचा कि कैंसिल करना ठीक नहीं है।
और मैनपुरी जिला तो हमारे लिए, मैनपुरी में मैं तो जाते आता रहता हूँ, और एटा में मैं घूम ही आया था, और हमारी भी रथ यात्रा बहुत बड़ा मेरा स्वागत हुआ था वहाँ, बड़ी मीटिंग भी हमारी हो चुकी थी। तो ये जिले तो में हम जाते आते रहते हैं। शिवपाल जी, आपने कहा कि अब ये तय हो गया है कि अब आप उन्हीं के साथ रहेंगे, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको वो टिकट देते हैं। तो ये क्या शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से, और क्या आदित्य जी भी चुनाव लड़ेंगे, और क्या कोई ऐसी सीट आपने चिन्हित की है कि ये 10 सीटें हैं, इन पे ये 10 कैंडिडेट जीतने वाले हैं? देखिए, अब अभी तो हम सर्वे करा रहे हैं, और सभी हमारे जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे क्या मैंने कहा, पहले तो क्षेत्रों में जाओ, बूथ कमेटियाँ ले आइए, बूथ कमेटियाँ ले आइए, बनाइए, और चुनाव की तैयारी करो, और फिर हम सर्वे करा लेंगे। और जो भी सर्वे में जीतने वाले होंगे, और जो जीतने वाले को टिकट दे देंगे, सुझाव दे देंगे, और अखिलेश जो फैसला ले लेंगे उसे मानेंगे। शिवपाल यादव तो जीत की गारंटी है। शिवपाल जी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अब वैसे तो मैं जसवंतगढ़ क्षेत्र से ही विधायक हूँ, अभी भी लगातार 5 बार मैं जीत चुका हूँ, और फिर हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, और जहाँ से भी सेंट्रल पार्लियामेंट का निर्देश होगा लड़ लेंगे। लेकिन प्रियॉरिटी आपकी सेफ रही है जसवंतगढ़ ही है हमारा प्रायोरिटी। तो जसवंतगढ़ भी आप जाके लड़ सकते हैं चुनाव, अगर जहाँ वहाँ पर भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड और अखिलेश की अगर जो भी राय होगी, जो भी जहाँ से भी हमें निर्देश मिलेंगे, वहाँ से हम चुनाव लड़। आदित्य जी भी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो अभी कुछ सोचा नहीं है। अगर कहीं से भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या अखिलेश कहीं से भी विचार करेंगे तब देखेंगे, अभी तो ऐसा कहीं पर भी विचार हुआ नहीं। सर, आप जितने 5 साल आप कह रहे बाहर रहे, तो आपको क्या लगता है इस 5 साल में किसको ज़्यादा नुकसान हुआ, और आपको सबसे ज़्यादा कमी क्या खली? क्या बात थी जो बार बार आपको कचोटती रही 5 सालों में, जिसने सबसे ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया? देखिए, वैसे तो देखिए, झगड़ा जो भी अलगाव हुआ होना नहीं चाहिए था जब भी किसी भी परिवार में, और हम ये भी सोचता हूँ कोई ऐसा परिवार है नहीं जिसमें झगड़ा न होता हो। झगड़े तो मैं तो देखता हूँ हर परिवार में होते हैं, लेकिन देखिए नुकसान तो होता ही है झगड़े में। अगर झगड़ा नहीं होता तो मुझे तो लगता है कि 2017 में समाजवादी की सरकार बनती, अखिलेश मुख्यमंत्री होते, फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी अच्छे चुनाव जीत कर अच्छा परफॉर्मेंस करती। तो आपको लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार रात में कर्फ्यू लगा रही है, ये उस तरफ हो सकता है चुनाव टल जाए या थोड़ा आगे लिंगर ऑन हो जाए, बढ़ जाए? देखिए, रैलियों में तो लाखों लोग होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई बड़े नेता हों, लाखों भीड़ियाँ होती हैं। और अब रात में बताइए कर्फ्यू अगर लगे तो दिन में लगता है, रात में तो वैसे भी 11 बजे तो सब सो जाते हैं, और 5-6 बजे तो सब उठते हैं। हाँ, ठंडक में। हाँ। तो उसमें रात में कर्फ्यू लगाने की क्या तुक होती है? अगर कर्फ्यू तो आदमी दिन में निकलता है, दिन में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो सरकार को शायद लगता है कि रात में कर्फ्यू टाई वाई लगा के निकलता है और सुबह होते होते सो जाता है, इसलिए रात में कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। हाँ, अब मुझे तो ये लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को रैलियां करना है, सरकार की रैलियां होंगी हैं, तो रैलियां तो होने दो हैं, और रात में पता नहीं क्या कर्फ्यू। तो कर्फ्यू का मतलब है इस तरीके का माहौल पैदा कर रहा है कोरोना है। कोरोना भी जैसे कोरोना होता है तो अब आज सुविधाएं दे दो, अस्पताल दे दो, भर्ती करा दो हैं। अब हमने देखा है कि मास्क तो बहुत कम लोग लगा रहे हैं। अच्छा शिवपाल जी, आपको लगता है कि जिस तरह कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, ये पालन हो सकता है चुनाव में, रैलियों में? नहीं हो सकता है।
रैलियों में, चुनाव में तो नहीं हो सकता है। और अभी कोरोना हमें मुझे दिख भी नहीं रहा है। अभी कहीं ऐसे तो ज़्यादा डेंगू आया था, अभी भयंकर था हैं। डेंगू में भी दवाइयाँ नहीं मिल पाई, जनता लुट गई। और जहाँ तक देखिए कोरोना जब चला था, मैंने तो पहली बार ऐसा मैंने असहाय महसूस किया था कि मैं मदद नहीं कर पा रहा था लोगों की। डीएम सीएमओ से लेकर के हम लोग तो बहुत से अस्पतालों में जब ज़रूरत पड़ती थी भर्ती कराने की, इलाज की, दवा नहीं दिलवा पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहा था, तो मैंने तो उस समय असहाय महसूस कर रहा था अपने आप को। हाँ, अपने आप को। जबकि मैंने बहुत से डीएम एसएसपी को फ़ोन भी किए, भर्ती लोगों को करने के लिए और कोशिश भी कराए भी, लेकिन जितनी मदद चाहते थे वो नहीं हो पाई। शिवपाल जी, आपके नेताओं के यहाँ आकर के छापे पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योगपतियों के छापे पड़ रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी इत्र जो बनाते थे उनके घर पे भी छापा पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है या कहीं से पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक विद्वेष? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि विद्वेष भावना से अब जब इलेक्शन आया है, डराने धमकाने और ये सब हैं। और जहाँ जहाँ देखिए बहुत सी जगह पैसा है अपार, वहाँ तो पढ़ नहीं रहे हैं। और ये विद्वेष भावना से मुझे लग रहा है काम कर रहे हैं। और देखिए इन्होंने आजम जैसे लोगों पर कितने झूठे मुकदमे लिखाए हैं। आजम जैसे लोगों पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर, उनकी पत्नी को देखिए जो प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज में, और मेंबर पार्लियामेंट एमएलए मौजूदा, उनको भी फर्जी मुकदमा में फंसा करके आजम पर कहाँ पर फर्नीचर चोरी, बकरी चोरी, किताबें चोरी। जबकि उन्होंने देखिए, मैंने तो वहाँ देखा है कि जब ये यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कितने लोगों से चंदा, कितने लोगों ने चंदा दिया है। वहाँ हिंदुओं लोगों ने ज़्यादा चंदा दिया, बहुत ज़्यादा दिया। हाँ, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से यूनिवर्सिटी, मैंने तो देखा है कहाँ कहाँ से किताबें, पुरानी किताबें उन्हें भेंट की गई, दी गई। फर्नीचर जहाँ जहाँ से टूटा हुआ फर्नीचर उन्हें लोगों ने गिफ्ट में दिया, ठीक करा करके उन्होंने अच्छा बनाया। बताओ, उसकी भी चोरी, किताबों की चोरी। तो आपको लगता है कि आजम खान के खिलाफ भी राजनीतिक विद्वेष, इस तरीके से इनकम टैक्स जो छापे पड़ रहे हैं वो भी विद्वेषपूर्ण है? विद्वेषपूर्ण है। जो भाजपा के सपोर्टर हैं बहुत बड़े लोग हैं, कौन नहीं जानता है, पूरा देश के लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। कितनी संपत्तियां हैं, उन पर नहीं पड़ रहा। सर, शिवपाल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि जो वो राशन पहुंचा रहे हैं गरीबों तक, और कोरोना काल में जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, वो एक गेम चेंजर साबित होगा। उनको बड़ी उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा वोट बैंक में तब्दील होगा। तो सहयोगी दल के नाते जब आप कोई ज्वाइंट घोषणा पत्र लाएंगे अपना, तो क्या ये आपको लगता है कि ये एक चैलेंज है? या इसके अलावा जिस तरह से किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है, जिस तरह से पेंशन की बात की जा रही है, जिस तरह से उन्होंने स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटना शुरू कर दिया है, प्रियंका गांधी ने अलग स्कूटी देने की बात कही है, तो अब आपको लगता है कि आपका घोषणा पत्र सबसे अलग बनाना होगा और चुनौतियां आपके लिए बढ़ा दी है इन विपक्षियों ने? देखिए, जिस तरीके से ये आदतें डाली जा रही हैं चुनाव के वक्त, वैसे तो देखिए इतनी महंगाई को देखते हुए जो खैरात बांटी जा रही है, तो या तो मेरी समझ में बिल्कुल उनको रोजगार देना चाहिए, उनको और सुविधाएं देना चाहिए, लगातार सुविधाएं। जैसे उनके किसी के परिवार में पढ़े लिखे लड़के हैं, नौकरी दे दो और काम दे दो, काम के बदले अनाज दे दो और ज़्यादा दे दो और वेतन बढ़ा दो।
लेकिन खैरात में ऐसे देना ठीक नहीं। खैरात में देना फिर तो आदमी बिल्कुल आलसी हो जाएगा। खैरात के लिए फिर लाइन लगाए रहेगा। देखिए, शिक्षित कर दो, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, उद्योग धंधे लगा दो और वेतन ज़्यादा दे दो, कम से कम आदमी काम तो करे। ऐसे तो बैठे बैठे कुछ दे दोगे ना, तो नुकसान हो जाएगा। तो देखिए आलसी हो जाएगा, फिर खैरात के लिए बैठा रहेगा। मेरी समझ में तो ये नहीं, रोजगार दे दो, नौकरी दे दो और सुविधाएं दे दो, लेकिन खैरात बांटना से कोई देश हित में नहीं है, हल नहीं है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता योगी, अमित शाह, मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना फोकस कर रहे हैं, बनारस कॉरिडोर, अयोध्या बार बार जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से केशव मौर्य जी ट्वीट करते हैं, तो आपको लगता है कि विकास के मुद्दों पे आधारित चुनाव नहीं होगा, ये भटकाना चाहते हैं? देखिए, अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, तो उन्होंने जो बीते हैं 4.5 साल में तो कोई काम किया नहीं। अब ये रोज़ योजनाएं, नाम बदलना, अच्छा जितनी भी सिंचाई विभाग की योजनाएं पर अभी ये पत्थर लगा रहे हैं। अब ये अर्जुन सहायक थी 95% काम मैंने करा दिया था, थोड़ा बहुत रह गया था जो पैसे के अभाव में, जो सेंट्रल का पैसा था बस उसमें। जैसे सरयू परियोजना थी 80% काम मैंने कर दिया था। मैंने करीब करीब 11 डैम बना दिए थे, 7-8 का तो मैं उद्घाटन कर चुका था, 2-4 का और करने वाला था, तब तक तो मैं हट ही गया था। उसके बाद मानसागर मैंने बनाया, एक और मैंने सोनभद्र में एक डैम की शुरुआत की थी। ये सभी परियोजनाएं मैंने 13 में शुरू कर दी थी और बहुत तेज़ी के साथ काम किया था। केवल जहाँ जहाँ सेंट्रल का पैसा नहीं मिल पाया था वो थोड़ी थोड़ी अधूरी पड़ी हुई थी, उनका श्रेय लेना चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में राम मंदिर का है, आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये मेजर इशू बीजेपी उठाएगी और कहेगी भाई जो हम कहते हैं हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, राम के लिए, और वो उतना तो कम से कम हम करते ही हैं? देखिए, ये सही है कि उन्होंने बनारस में विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर और ये सब बनाया है, तो सब भगवान राम को, मंदिर को पूजा करके, मैं भी शनिवार को, कभी मंगल को, कभी किसी दिन मैं भी मंदिर जाता हूँ पूजा पाठ। कौन ऐसा है बताइए, कौन व्यक्ति है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, क्या मस्जिद के हिंदू हाथ नहीं जोड़ता है? और क्या मुसलमान मंदिर जब निकलते हैं तो हाथ नहीं जोड़ता? निकल जो जैसे जिसमें आस्था है, हमारा तो देसी धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें आस्था है। चुनाव में इशू हो जाएगा? ये केवल चुनाव जब आता है तभी मंदिर मस्जिद, तभी हिंदू मुस्लिम यही सब चलता है, लेकिन ये देश हित में नहीं। अब आप चुनाव में मोर्चे पे जाएंगे शिवपाल जी, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि ये योगी जी तो आपको बड़े अच्छे लगते थे, विधानसभा में तो आप इनके लिए खूब कसीदे पढ़ते थे, अब आप चुनाव में उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होता है ना, तो पूरे प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होता है। शपथ लेने के बाद चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का। मैंने देखिए, एक तो योगी जी संत होने के नाते मैंने यही तो कहा है कि भाई ये ईमानदार हैं, मैंने यही तो कहा है कि ये मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अगर कोई काम न हो पाए, जो वादे किए वो पूरे न हो पाए, और झूठ बोल करके जो भी श्रेय लेना चाहे, झूठ बोल करके, तो वो तो जनता में पोल खुल ही रही। और उस समय भी मैंने देखिए मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, न कि योगी जी की, और एक संत होने के नाते मैंने तारीफ की है। मैं कहिए संत होने के नाते जो भी संत होते हैं, मैं तो आज भी उनकी तारीफ करता हूँ, आज भी संत है, आज भी मुख्यमंत्री है, तो आज भी मानता हूँ मुख्यमंत्री। लेकिन
लेकिन कोई भी झूठ बोले और उनकी जो भी नीतियां हैं नीतियों को तो मैंने देखिए कई नीतियां तो अच्छी हैं, लेकिन नीतियों को मैंने जो सुझाव दिए थे क्या वो पूरे हो गए हैं? आपने नौकरशाही पे भी सवाल उठाए। नौकरशाही पे भी मैंने सवाल उठाया कि भाई ठीक है जे नौकरशाही पे मैंने कहा था इनके कब्जे में नहीं है। मैंने ये भी कहा था ये जो विधायक बैठे हैं सत्ता पक्ष के, इनकी भी बात कोई नौकरशाही नहीं सुनती है। आज भी मैं अभी 2-3 दिन इटावा रहा, मैंने उदाहरण है एक ताखा तहसील का, एक एसडीएम मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कल ही वहाँ पर एक एसडीएम को कुछ लोग हम आए थे हमारे से मिलने, एक रास्ते का मामला था, रास्ते में पानी भरा हुआ है, अपार पानी भरा हुआ है, उस पर सीसी की रोड थी, डामर की रोड थी, बुरी तरह से ख़राब पानी की हो गई। मैंने जब उसके पास नहीं सुना, फिर मैंने टेलीफोन करके जब उस एसडीएम को भेजा तब भी उसने उनको डांट के भगा दिया है। बताओ, जब जनता की सीधी बात नहीं सुनता है तो जनता तो जनप्रतिनिधियों के पास जाएगी और फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते फिर उसे डांटे तो बताओ फिर कहीं डर है उनमें। मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र जसवंत नगर में अभी 2-3 दिन रहा तो वहाँ पर शिकायत मिली है मुझे। वहाँ एक फूड इंस्पेक्टर है, 2 तहसीलों का चार्ज है। खुले आम वो रिश्वत सभी जितने भी डीलर हैं उनसे 3-3 हज़ार रुपये महीना ले रहा है। 3-3 हज़ार रुपये, बताओ जो ईमानदारी है? तब बताइए, इसकी फिर हम आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम कब माने कि शिवपाल यादव और अखिलेश जी कब पहली बार अपने साथ एक ज्वाइंट यात्रा पर रहेंगे, रैली करेंगे या पहले राजनीतिक कार्यक्रमों में मिलेंगे आप? अब देखिए बहुत जल्दी वो तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे हैं। और बड़ा प्रदेश है, साथ भी चलेंगे, अलग भी प्रोग्राम बनाएंगे और जहाँ जहाँ प्रोग्राम हम मिल कर के बैठ के बना लेंगे उसी अनुसार चलेंगे। ठीक, एक आखिरी सवाल है शिवपाल जी कि जब अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी को आपने पॉलिटिक्स में काका काका सिखाया, आगे ले आए, और अब जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अब शिष्य मैच्योर हो गया है, भतीजा परिपक्व हो गया है कि या अभी थोड़ा बहुत कोर कसर बाकी है? नहीं, अब तो परफेक्ट हैं और अब तो बहुत कुछ है। 5 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, 5 साल के बाद विपक्ष में 5 साल रह लिए, अब तो सब कुछ देख लिया है हैं। तो और फिर हम दोनों लोग मिल कर के रणनीति बना कर के जितने भी गठबंधन में जितने लोग हैं उनसे राय मशवरा करके रणनीति बना करके पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये शिवपाल यादव जी जो बहुत बेबाकी से अपनी पूरी बात बताई, पूरी रणनीति बताई और कहा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता छुटकारा चाहती है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।